बच्चों लास्ट क्लास में हमने आयनिक इक्विलिब्रियम का नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना स्टार्ट किया था। लास्ट सेशन में बच्चों हमने 2019 से उल्टा चलते हुए 2017 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखा है। ठीक है, हर साल बच्चों आयनिक इक्विलिब्रियम से कम 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट कहाँ से करने जा रहे हैं? 2016 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि 19 से 17 मैंने आपको लास्ट क्लास में बता रखा है। तो आज हम 2016 से स्टार्ट करके पीछे की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए 2016 में क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? आपको यहाँ पर दे रखा है AgCl। आई का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl सॉलिड विद सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ 1.6 × 10⁻⁻10 इन 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन वुड बी। यानी बच्चों यहाँ पे मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ फटाफट। क्या दिया गया देखिए, आपको दिया क्या है? KSP दे रखा है। ठीक है बच्चों, KSP दे रखा है। कितना दे रखा है बच्चों? 1.6 × 10⁻⁻10 किसका दे रखा है बच्चों? AgCl का। अच्छा, आपसे पूछा क्या है बच्चों? सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl इन 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन, ये आपसे पूछा है। ठीक है बच्चों, सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl इन 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन आपसे पूछा है। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम करें क्या यहाँ पर? सबसे पहले हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं बच्चों AgCl का। ठीक है, AgCl सॉलिड क्या होगा बच्चों? एक्वस फेज में। एक्वस फेज में जाते ही क्या हो जाएगा बच्चों? ये आयंस में डिसोसिएट होगा। ठीक, और अब हमें ज्यूम कर लेते हैं बच्चों कि ये जो सॉल्ट है हमारा, ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है बच्चों? इसकी सॉल्युबिलिटी है S मोल पर लीटर, यही होगा। तो बच्चों इन आयंस की सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी? तो सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, आप चेक करो ये रेशियो कितना है बच्चों? 1:1 का रेशियो है। तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S माने हैं एज ए होल, तो इन आयंस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? 1:1 का रेशियो है। तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S माने हो तो ये भी S हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? S हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों? S मोल पर लीटर, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? S मोल पर लीटर। पर अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में AgCl का सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन नहीं बोला है। ठीक है, आपको जो सॉल्युबिलिटी निकालनी है AgCl की, वो वाटर में नहीं निकालनी है, आपको निकालनी किसमें है? AgCl की सॉल्युबिलिटी निकालनी है किसमें? 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन में। तो अब कंट्रीब्यूशन क्या होगा बच्चों? यहाँ पर NaCl सॉल्यूशन से NaCl की आयंस का भी कंट्रीब्यूशन होगा। तो चलिए अब हम लिखते हैं बच्चों NaCl के लिए। तो NaCl बच्चों जब देखेंगे तो ये भी क्या है बच्चों? NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। तो ये भी क्या होगा बच्चों? आयोनाइज होगा। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में होगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए इसका कंसंट्रेशन आपको दे रखा है। देखिए तो NaCl का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है बच्चों? आपको 0.1 दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 0.1 मोलर एज ए होल। चलिए अब क्या होगा बच्चों? अब देखिए यहाँ से Na+ कितना मिलेगा और Cl- कितना मिलेगा? तो देखो 1:1 का रेशियो है। तो अगर ये 0.1 मोलर था इनिशियली, ठीक है, ये कितना बच्चों इनिशियली? ये अगर ये 0.1 मोलर है, उस समय कितना होगा? 0 अब देखो चूंकि क्या होगा बच्चों? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है बच्चों? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये 100% डिसोसिएट करेगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा बच्चों? ये नील, और ये आयंस की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 1:1 तो 1:1 का रेशियो है। तो जितना आपने इनिशियली ये कंसंट्रेशन लिया था उतना ही आपके आयन से कंसंट्रेशन मिल जाएगा। तो 0.1 मोलर ये हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? 0.1 मोलर हो जाएगा। तो अगर आप इनको ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ से नेट Cl- की टोटल सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? ठीक है बच्चों, तो देखिए टोटल कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? S तो पहले से ही था Cl- का, और यहाँ पर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? Cl- 0.1। तो टोटल क्लोराइड का सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों? S + 0.1। ये देखिए यहाँ से टोटल Cl- कितना हो जाएगा? S + 0.1, और Ag+ कितना हो जाएगा बच्चों? तो Ag+ तो ऐसे रह जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई कॉमन आयन है क्या? सिल्वर आयन के रेस्पेक्ट में कहीं पे आप कॉमन आयन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, अकेला सिल्वर आयन सिर्फ यहीं से है। तो Ag+ कितना हो जाएगा बच्चों? Ag+ तो कितना है? ऐसी है। पर Cl- चूंकि यहाँ तो खुद था ही, और NaCl से भी क्या हो रहा है? Cl- कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो Cl- टोटल कितना हो जाएगा बच्चों? S + 0.1। चलिए अब हम चलते हैं अगले फेज में। अब हमको क्या दे रखा है? देखो तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl दे रखा है, और हमको इसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन लिखना आता है बच्चों। क्या हो जाएगा यहाँ से? चलिए निकालते हैं। KSP = क्या हो जाएगा बच्चों? KSP = क्या हो जाएगा? आयंस का सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन। तो Ag पॉजिटिव इंटू Cl नेगेटिव। तो KSP क्या हो जाएगा? Ag पॉजिटिव इंटू Cl नेगेटिव। चलिए अब देखिए KSP क्या दे रखा है आपको? KSP ऑफ AgCl दे रखा है वेरी क्लियरली 1.6 × 10⁻⁻10 इक्वल्स टू, चलिए Ag पॉजिटिव कितना है बच्चों? S है, आपने ऑलरेडी एक्सप्रेस कर रखा है। तो ये आपका हो गया बच्चों कितना? S इंटू Cl नेगेटिव का देखिए सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन कितना है? S + 0.1। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? S + 0.1 यही होगा। ठीक है, चलिए अब अगर
समथिंग करते करते क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म ले लेगा। पर हमको बच्चों इतनी मेहनत नहीं करनी है। अब देखिए यहाँ पे हम एजम्पशन अप्रोक्सीमेशन क्या लगाएंगे, ठीक है। देखिए चूंकि इन दो चीजों का प्रोडक्ट क्या है बच्चों, बहुत ही छोटा है। आप चेक करेंगे ये बच्चों 10 की पावर -10 है। सोचो माइनस में पावर है, मतलब पावर क्या माइनस में 10 है, मतलब ये वैल्यू तो बहुत छोटी होगी। मतलब दो चीजों का प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, बिल्कुल बहुत ही कम है। तो अगर दो चीजों का प्रोडक्ट बहुत ही छोटा है तो हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगा लेंगे कि s प्लस 0.1 इज नियरली इक्वल टू 0.1, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं बच्चों कि अगर दो चीजों का है प्रोडक्ट, अब किस चीज का प्रोडक्ट है ये, तो सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है। तो अगर सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट बहुत ही छोटा है, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या है बच्चों, बहुत कम है। तो सॉल्युबिलिटी अगर बहुत ही कम है, यानी हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से पॉइंट वन के सामने s को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल मानते हुए चल सकते हैं। सिंपल लॉजिक है। मैं फिर से बता दूं कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन क्या लगा है। देखिए ये क्या है, सॉल्युबिलिटी यानी कि आयंस के सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है, ठीक है। और इनका मल्टीप्लिकेशन जो है बहुत ही छोटा वैल्यू 10 की पावर -10 में है। तो यानी कि सॉल्युबिलिटी तो बहुत ही छोटी होगी, सॉल्युबिलिटी की वैल्यू बहुत कम हो गया। तो यानी कि हम पॉइंट 1 के सामने इस सॉल्युबिलिटी s को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो बचा क्या बच्चों, पॉइंट 1। तो अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा बच्चों, देयरफॉर 1.6 into 10 की पावर -10 इक्वल्स टू s into 0.1। सो देयरफॉर s की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, s की वैल्यू हो जाएगी 1.6 into 10 की पावर -10 अपॉन 0.1। यानी कि इसको अगर फाइनली सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1.6 into 10 की पावर -9, यही होगा बच्चों 1.6 into 10 की पावर -9 मोलार, यही होगा बच्चों। अब आप चेक करो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ये आपका ऑप्शन बच्चों कौन सा आ रहा है, सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन। सो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों नीट 2016 का सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, Which of the following fluorocompound is most likely to behave as a Lewis base, ठीक है बच्चों। मतलब यहाँ पे आपको पास चार ऑप्शन में चार फ्लोरो कंपाउंड्स दे रखे हैं, इनमें से कौन सा कंपाउंड लुईस बेस की तरह काम करेगा, ठीक है। तो चलिए लुईस बेस बोलते किसको हैं, तो बच्चों पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा लुईस बेस किसको बोलते हैं, ठीक है। तो हम लुईस बेस बच्चों वैसे कंपाउंड को बोलते हैं, वैसे कंपाउंड को बोलते हैं जिसमें सेंट्रल एटम, क्या बोला मैंने बच्चों, सेंट्रल एटम के पास टेंडेंसी होती है टू डोनेट एटलीस्ट वन लोन पेयर, ठीक है बच्चों। सेंट्रल एटम के पास कम से कम एक लोन पेयर दान करने की, डोनेट करने की क्षमता होनी चाहिए। उसी कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे बच्चों, लुईस बेस बोलेंगे। चलिए तो अगर बच्चों मैं डायरेक्ट अगर आंसर टिक करना चाहूं तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी 11th-12th पढ़ चुके हैं, पास आउट हैं, ठीक है। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बच्चों आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि सिलिकॉन कहाँ से आता है बच्चों, ग्रुप 14 से। और ये क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज होगा, ठीक है। 4 बॉन्ड पेयर है इसमें और 0 लोन पेयर है, ठीक है। चलिए तो ये तो आपका लुईस बेस नहीं होगा क्योंकि यहाँ लोन पेयर तो है नहीं, डोनेट किसको करेगा, ठीक है। बोरॉन बच्चों कहाँ पर, ग्रुप 13 से बिलोंग करता है और ये होता है बच्चों बोरॉन, मतलब यहाँ पे जो आपका सेंट्रल एटम है उसको मार्क कर लो। सेंट्रल एटम सिलिकॉन की बात कर रहा था, यहाँ पे मैं बोरॉन सेंट्रल एटम बोरॉन की बात कर रहा हूँ। तो बोरॉन ग्रुप 13 से बिलोंग करता है। ये होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ठीक है बच्चों। इसमें क्या होगा, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर, ठीक है। तो ये भी लुईस बेस की तरह काम नहीं करेगा, ये भी लुईस बेस की तरह काम नहीं करेगा। इवन चेक करो ये 3 to 6, ये 6 स्टेट में बच्चों, तो ओवरऑल तो 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इसमें कोई लोन पेयर है नहीं। चलिए यहाँ आप आइए, यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है बच्चों, फास्फोरस है। फास्फोरस कहाँ से बिलोंग करता है, ग्रुप 15 से। ग्रुप 15 होते बच्चों इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे बच्चों तो क्या हो रहा है, देखो ये 6 स्टेट में नहीं है, ये ऑक्टेट कंप्लीट कर रखा है। कैसे, 3 to 6, 3 फ्लोरीन है तो 3 बॉन्ड पे, 3 to 6 और प्लस फास्फोरस पे, यानी ग्रुप 15 पे, फास्फोरस पे नहीं, ग्रुप 15 पे एक लोन पेयर अवेलेबल होगा अगर वो ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है बच्चों। चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। अब देखो बच्चों यही जो आपका लोन पेयर है, यही बच्चों जो आपका लोन पेयर है फास्फोरस के ऊपर, यही डोनेट किया जा सकता है। और डोनेट अगर किया जा सकता है मतलब यही क्या होगा बच्चों, आपका लुईस बेस की तरह काम करेगा। यानी आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चों, सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन PF3 इज मोस्ट लाइकली टू एक्ट एज लुईस बेस, ठीक है। चलिए बात अगर करते हैं फोर्थ ऑप्शन CF4 की बात करें तो CF4 में
बच्चों देखेंगे सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन। कार्बन कहाँ से बिलोंग करता है, ग्रुप 14 से। और ग्रुप 14 बच्चों क्या होता है, ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स होंगे अगर वो सेंट्रल एटम की तरह काम कर रहे हैं तो क्या हो जाएंगे बच्चों, वेरी सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज होंगे। क्या होंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज होते हैं। यानी कि अगर ग्रुप 14 से आपने सेंट्रल एटम को सिलेक्ट किया है और अगर वो कंपाउंड बना रहे हैं तो क्या होंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए क्या यहाँ पे लोन पेयर है, नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, देखना यहाँ पर 4 बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर है अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये भी लुईस बेस की तरह काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे लुईस बेस की तरह काम कौन करेगा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ pF3 करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया आपका सिंपल सरल शब्दों में कि आप इसको डायरेक्टली कैसे समझ सकते हो। ठीक है, चलिए अब अगर आप बच्चों इसको अगर आप ऑर्बिटल डायग्राम से देखना चाहें, ठीक है, तो मैं आपको फटाफट बता दूं। यहाँ पे बच्चों क्या है, सिलिकॉन। सिलिकॉन कितना होता है बच्चों, ये होता है बच्चों 14। अगर मैं इसका वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3s2 3p2। ठीक है बच्चों, यानी क्या हो जाएगा ये 3s2 और ये क्या हो जाएगा बच्चों 3p2। ये हो गया आपका 3s2 और ये क्या हो जाएगा 3p2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें कितना फ्लोरीन लगाना है बच्चों, 4 पर जगह कितने की बच्चों, 2 ही की है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको लेके जाना पड़ेगा बच्चों फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। कहाँ लेके जाना पड़ेगा बच्चों, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 3s1 और ये क्या हो जाएगा बच्चों 3p3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सारे आइटम्स कितने लगाने थे, 4 फ्लोरीन, तो आप लगा दीजिए 1 2 3 4, यही तो होगा बच्चों। तो क्या यहाँ पर कोई लोन पेयर बच रहा है, नहीं बच रहा है, मतलब क्या हो जाएगा बच्चों ये 0 लोन पेयर। क्या हो जाएगा बच्चों ये 0 लोन पेयर, तो ये तो काम करेगा नहीं। चलिए अब आते हैं BF3 में। तो बोरॉन कहाँ से, बोरॉन कितना होता है बच्चों 5 होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चों 2s2 2p1, ये हो गया बच्चों आपका 2s2 और ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका 2p1। अब आपका यहाँ फ्लोरीन कितना लगाना है बच्चों 3, जगह कितना खाली है सिर्फ 1, यानी बॉन्ड पेयर बनाने की जगह कितनी है, सिर्फ 1 ही खाली है। ठीक है, तो बच्चों इसको कहाँ लेके जाना पड़ेगा, एक्साइटेड स्टेट में। तो अगर आप इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अगर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये एक्साइटेड होने के बाद क्या हो जाएगा 2s1 और ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2p2, यही तो होगा। अब देखिए यहाँ पर 3 फ्लोरीन साइड एटम्स के फॉर्म में है और यहाँ पर बच्चों 3 जगह भी अवेलेबल है बॉन्ड पेयर बनाने के लिए। तो हो जाएगा 1 2 3। तो ये बच्चों क्या यहाँ पे लोन पेयर है, नहीं, इसका तो खुद ऑब्जेक्ट पूरा नहीं है बच्चों, यहाँ भी कोई लोन पेयर नहीं है। तो मतलब ये भी आपका लुईस बेस की तरह काम तो नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब इसके द्वारा बनाए कंपाउंड भी लुईस बेस की तरह काम नहीं करेगा। अब आते हैं pF3 में आते हैं बच्चों। तो फास्फोरस कितना 15, ग्रुप 15 से बिलोंग करता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना बच्चों 15। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3s2 3p3, यही होगा बच्चों। तो ये हो गया बच्चों आपका 3s2 और ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका 3p3 1 2 3। ठीक है, चलिए देखिए अब चाहो तो आप इसको भी एक्साइटेड स्टेट में लेके जा सकते हो, पर मैं इसको लेकर के जाऊंगा नहीं। क्यों, क्योंकि जरूरत ही नहीं है बच्चों। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितने सारे आइटम्स लगाने हैं, देखो तो 3 फ्लोरीन, तो यहाँ पर जगह भी तो खाली है 1 2 3। तो यहाँ इसको एक्साइटेड स्टेट में जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि आगे d ऑर्बिटल्स खाली है, 3d अवेलेबल होगा, पर आप इसको एक्साइटेड में लेकर के नहीं जाओगे क्योंकि बच्चों यहाँ पर आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टली आप 3 सारे आइटम्स यहाँ पे लगा दें। तो देखो अब ये जो बच गया ना बच्चों, इसी को हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, एक लोन पेयर अवेलेबल है विच कैन बी डोनेटेड, जो कि क्या हो सकता है बच्चों, डोनेट किया जा सकता है। इसलिए आपका यही होगा करेक्ट आंसर, जिसमें सेंट्रल एटम क्या है, फास्फोरस है। सो सी इज द बच्चों करेक्ट आंसर। आगे आपको डी में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बच्चों ये ग्रुप 14 से बिलोंग करता है और ये सिलिकॉन मैंने आपको पहले ग्रुप 14 के बारे में बता दिया है। ठीक है बच्चों, चलिए तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फास्फोरस वाला यानी pF3। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहीं पे खत्म होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 की तरफ। चलिए बच्चों, नीट 2016 में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। देखिए यहाँ पर क्या है, हमको दे रखा है 0.1 मोलर एक्वस pyridine सॉल्यूशन है। ठीक है, हमारे पास क्या बच्चों pyridine का सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलर दे रखा है और आपसे ही पूछा है कि कितना परसेंटेज ऑफ दिस pyridine इन द सॉल्यूशन गेट्स डिसोसिएटेड और कन्वर्टेड इनटू pyridinium आयन। कितना परसेंट pyridine इस सॉल्यूशन में pyridinium आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी बेसिकली आपको यहाँ पे अल्फा निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम लिखते हैं पहले इक्वेशन लिखेंगे क्या, pyridine क्या होता है बच्चों C5H5n प्लस।
एक्वा सॉल्यूशन है H2O, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, तो हमको पता है pyridine क्या हो जाएगा बच्चों आपका बेसिक बाय नेचर, तो ये होगा प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो ये कैसा काम करेगा बच्चों, प्रोटॉन डोनर की तरह काम करेगा, तो क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ से pyridinium आयन C5H5NH पॉजिटिव विद OH नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए अगर आप पूरे तरीके में जाओगे तो इसका कंसंट्रेशन C मानेंगे तो ये 0 होगा, फिर लेट अस अज्यूम कि इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है कितना मान लेते हैं बच्चों, अल्फा मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा C, ये तो नेग्लिजिबल लेते चलोगे, वाटर है इसका कंसंट्रेशन टाइम बिंग चेंज होगा नहीं क्योंकि बहुत ही लार्ज अमाउंट में होगा, तो इसको आप छोड़ देंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, ये इनिशियली अमाउंट इसका 0 एंड 0 होगा। अगर आपने इसका DOD डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा माना है तो ये कितना बचेगा बच्चों थोड़ी देर के बाद, C माइनस C अल्फा, इसका कंसंट्रेशन कितना होगा C अल्फा एंड C अल्फा, क्यों बच्चों 1:1 का रेशियो है, 1:1 का रेशियो है, तो जितना ये बच्चों डिसअपियर होगा उतना ही क्या होगा बच्चों इनका कंसंट्रेशन अपियर होगा। अब अगर आप यहाँ से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो जिसके टर्म्स आपने सारे कंसंट्रेशन एक्सप्रेस किया है सारे आयंस का, ठीक है, सारे स्पीशीज का, अगर आप इस इक्वेशन का अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखोगे, ठीक है, और ये कैसा था बच्चों बेस था बेसिक बाय नेचर, सो डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस क्या हो जाएगा बच्चों, Kb क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, तो ये कितना है बच्चों C अल्फा, ये कितना है बच्चों C अल्फा, तो ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों C अल्फा इनटू C अल्फा अपॉन आ जाओ रिएक्टेंट में क्या हो जाएगा C माइनस C अल्फा, तो क्या हो जाएगा बच्चों C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C इनटू 1 माइनस अल्फा, आपने क्या किया यहाँ से C कॉमन ले लिया, C से C कट जाएगा, बचा क्या बच्चों C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, यानी कि मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ बच्चों C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये हो गया बच्चों आपको इस बेस का इस बेसिक सॉल्यूशन का डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। चलो मैं चाहता तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको पहुंचाया था, पर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल एनालिसिस करवा दे रहा हूँ, ठीक है, कि आया कहाँ से। अब देखिए अगर क्या है बच्चों अल्फा जो है लेस देन 5% होता है, क्या होता है बच्चों, अगर अल्फा लेस देन 5% होता है तो बच्चों हम क्या करते हैं अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं और ये मानते हैं कि अल्फा की वैल्यू 1 के सामने बहुत ही छोटी है, तो 1 माइनस अल्फा को हम क्या कर देते हैं बच्चों नियरली 1 के बराबर एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर फाइनली बच्चों फॉर्मूला क्या हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अगर ऐसा कंडीशन आपने लगाया है तो क्या हो जाएगा बच्चों Kb की वैल्यू C अल्फा स्क्वायर। अब यहाँ पर ये कंडीशन हम लगाएं या नहीं लगाएं ये बच्चों हम फाइनल आंसर निकाल लेते हैं। अगर अल्फा लेस देन 5% है मतलब बिल्कुल सही है, हमने अप्रोक्सीमेशन जो लगाया बिल्कुल लगा सकते थे, बिल्कुल सही आंसर हमको देगा। और अगर ग्रेटर देन 5% हो जाएगा, ठीक है बच्चों, तो हम ये अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाते, ठीक है। चलिए तो अब देखिए हम नेक्स्ट क्या करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला जो हमने निकाला है बच्चों Kb इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर, वैल्यूज को पुट करेंगे तो Kb इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर, तो Kb कितनी वैल्यू दे रखा है बच्चों 1.7 इनटू वहां चेक करिए 10 की पावर -9 इक्वल्स टू C कितना दे रखा है बच्चों देखो तो कंसंट्रेशन 0.1 इनटू अल्फा स्क्वायर, सो देयरफॉर अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगा 1.7 इनटू 10 की पावर -9 अपॉन 0.1, यही तो होगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों रूट में 1.7 इनटू 10 की पावर -8, रूट से बाहर करते हो जाएगा बच्चों 1.3 इनटू 10 की पावर -4। पर आपसे पूछा क्या था बच्चों इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पूछा है, तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पूछा तो क्या हो जाएगा देयरफॉर परसेंटेज अल्फा कितना हो जाएगा 1.3 इनटू 10 की पावर -4 इनटू 100, परसेंटेज निकालना मतलब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1.3 इनटू 10 की पावर -2 यानी कितना 1.3 अपॉन 100 यानी कितना 0.013%, यानी परसेंट अल्फा कितना है बच्चों 0.013, जो कि आपका सी इज द करेक्ट आंसर। अब चेक करो ये लेस देन 5% है, बहुत ही छोटी वैल्यू, बिल्कुल सही आंसर आपने निकाला है विद द अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों नीट 2016 में पूछे गए चौथा क्वेश्चन, हालांकि चौथा क्वेश्चन इसलिए बच्चों क्योंकि देखो 2016 में 2 बार नीट हुआ था तो 2-2 क्वेश्चन करके 4 हो गए, ठीक है। चलिए चौथे क्वेश्चन में आते हैं। तो क्या है बच्चों यहाँ पर आपको पूछा करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर इज, तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपको 4 अलग-अलग एसिड दे रखे हैं, कौन कौन से, अगर आप इनको फोकस करेंगे तो कुल मिला के 4 ही एसिड है। कौन कौन से मैं आपको यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ, क्या HClO, HClO2, HClO3 और क्या है बच्चों HClO4 है। ये क्या है बच्चों दिस इज योर हाइपो, ये क्या होगा बच्चों थोड़ा जगह कम है कोई बात नहीं, हाइपोक्लोरस, ये क्या है बच्चों आपका हाइपोक्लोरस एसिड है। ये क्या है बच्चों आपका
क्लोरस एसिड है, ये क्या है बच्चों आपका क्लोरिक एसिड है, और ये क्या है बच्चों आपका परक्लोरिक, ये क्या है बच्चों आपका परक्लोरिक एसिड है। यानी अगर आप नट सेल में बात करो बच्चों तो ये चार के चार जो एसिड हैं आपके वो आपके सब ऑक्सो एसिड ऑफ द सेम हाइड्रोजन एटम। आप अगर चेक करोगे सब में क्या है बच्चों क्लोरीन 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 क्लोरीन, मतलब क्या है बच्चों दिस इज योर ऑक्सो एसिड्स ऑफ सेम हैलोजन ऑफ सेम हैलोजन एटम। ठीक है बच्चों, ये क्या आपका ऑक्सो एसिड ऑफ द सेम हैलोजन एटम। अब सेम हैलोजन एटम में कौन सा बच्चों, जो सेम हैलोजन आपने लिखा है ना, ये कौन है बच्चों आपका Cl। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो जो इसका लॉजिक है वो तो कुछ अलग होता है। ठीक है बच्चों, जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैं आपको सारे क्वेश्चन का डिटेल थ्योरेटिकल एनालिसिस करा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं कराऊंगा, पर डायरेक्ट हमको एग्जाम क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको ऑक्सो एसिड मिले विद द सेम हैलोजन एटम तो आपको करना क्या होता है, सिंपल गो फॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे जिसमें सेंट्रल एटम यानी कि जिस ऑक्सो एसिड में हैलोजन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, वो होगा आपका सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करने वाला कंपाउंड। तो चलिए अगर आप सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो बच्चों इसमें क्लोरीन +1 में होता है, हाइपोक्लोरस में +3 में। अब ये मत पूछना कि इसमें आपने स्टेट कैसे निकाला, बच्चों बहुत बेसिक कॉमन सा लॉजिक है, तो ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें कितना होगा बच्चों, ये +5 स्टेट में होगा, इसमें क्लोरीन क्या हो जाएगा बच्चों +7 स्टेट में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे देखेंगे +1 +3 +5 +7, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन किसमें, परक्लोरिक एसिड में, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसमें होगा, HClO4 में, उससे कम +5 मतलब क्लोरिक एसिड, उससे कम HClO2, उससे कम हाइपोक्लोरस एसिड। तो सिंपल सा आप चेक कर लो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर कौन सा होगा, HClO4, तो ये ऑप्शन तो गया, बचा ये और ये। अब इसके आगे आएंगे तो ये भी HClO4 का कौन, HClO3, उसके बाद HClO2, मतलब ये आपका गलत हो गया, तो सी इज द करेक्ट आंसर। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा बच्चों, परक्लोरिक, उससे कम क्लोरिक, उससे कम क्लोरस, सबसे कम हाइपोक्लोरस। कैसे सॉल्व किया, सिंपली गो फॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट होगा सबसे ज्यादा वो होगा सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करने वाला कंपाउंड। पर एक्चुअल में होता क्या है बच्चों, एक्चुअल में होता क्या है मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो लॉजिकली अगर आप T-Log पढ़ते हो तो क्या है बच्चों, ये आपका हाइपोक्लोरस एसिड है, ठीक है, सॉरी हाइपोक्लोरस नहीं, सिंपल क्योंकि मैंने यहाँ पे अगर ऐसा लिखा होता हाइपोक्लोरस है, मैंने यहाँ पे N लगा दिया, जहां पर N की वैल्यू क्या है बच्चों 1 से 4 तक वेरी कर रहा है। ठीक है, मतलब ये ऑक्सो एसिड विद क्लोरीन एज द सेंट्रल एटम है। ठीक है, चलिए अब अगर आप देखेंगे तो अगर आप क्या करोगे बच्चों, इसका एसिडिक एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, चूंकि एसिडिक बिहेवियर शो करने वाला है तो ये H+ क्या होगा, प्रोटॉन डोनर होगा, तो बन क्या जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा H3O पॉजिटिव, ये H+ एक्सेप्ट करेगा और ये H+ लूज करके क्या बनाएगा बच्चों ClO नेगेटिव N, एक हो जाएगा बच्चों। तो ये आपका ठहरा क्या बच्चों एसिड, ये प्रोटॉन डोनर है और बन खुद क्या गया ClO नेगेटिव N, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों इसका कंजुगेट बेस, यही होगा ना, मतलब कि बोल सकते हो यहाँ से यहाँ तक गए हो तो इसने क्या किया है H+ को लूज कर दिया है। अब ये H+ लूज फास्ट कब करेगा, तो देखो सिंपल, कंजुगेट बेस बच्चों जितना स्टेबल होगा हायर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, यानी कि ये आयन की स्टेबिलिटी, इस आयन की स्टेबिलिटी बच्चों जितनी ज्यादा होगी मतलब ये उतना ही फास्ट क्या करेगा बच्चों H+ को लूज कर देगा। क्यों, क्योंकि H+ को लूज करेगा और H+ को लूज करते ही ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक स्टेबल एनायन स्टेबल कंजुगेट बेस का फॉर्मेशन कर लेगा। तो यानी इस एनायन का इस कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी बच्चों ये उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, मतलब फास्ट क्या करेगा बच्चों H+ को लूज करेगा, उतना फास्ट क्या करेगा बच्चों H+ को लूज करेगा। अब हम पूरा का पूरा फोकस किस पर करेंगे, इस कंजुगेट बेस यानी एनायन की स्टेबिलिटी पर। ठीक है बच्चों, सिंपल लॉजिक है कि ये एनायन ये कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही फास्ट क्या करेगा H+ को ये लूज करेगा। ठीक है, अगर आगे वो अनस्टेबल होगा तो H+ क्यों लूज करेगा, नहीं करेगा, ये H+ इसलिए लूज कर रहा है कि आगे जाके क्या हो जाए वो मोर एंड मोर स्टेबल हो जाए, जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना फास्ट क्या करेगा ये H+ लूज कर देगा। अब ये कैसे हम चेक करेंगे बच्चों कि कंजुगेट बेस कब स्टेबल हो रहा है, यानी कि एनायनिक पार्ट कब स्टेबल हो रहा है। चलिए अब मैं इसको हटा रहा हूं और उस बात को लिख रहा हूं कि कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी कैसे चेक करनी थी। तो बच्चों अगर आप HClO4 से देखोगे तो इसका कंजुगेट बेस कौन हो जाएगा बच्चों ClO4-, अगर ये एसिड है तो क्या हो जाएगा बच्चों कंजुगेट बेस, यही होगा ना। चलो अब अगर बच्चों इसका आप स्ट्रक्चर बनाओगे जिसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बच्चों Cl डबल बॉन्ड O
डबल बॉन्ड ओ एच ऐसा होता है, पर चूंकि आपने H+ को हटा दिया, ठीक है, तो ये आयनिक फॉर्म में क्या हो जाएगा, यहीं से H+ आपने हटाया तो हो जाएगा O नेगेटिव, और लोन पेयर कितने हो जाएंगे बच्चों 3, यहाँ पे कितने होंगे 2 लोन पेयर होंगे। अब देखिए यहाँ पर ये चार्ज जो आ गया, ये जितना ज्यादा बच्चों डीलोकलाइज हो जाएगा, ये चार्ज जितना डीलोकलाइज हो जाएगा उतना ही ज्यादा स्टेबल क्या हो जाएगा बच्चों, ये एनायनिक पार्ट उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि चार्ज क्या होना चाहिए बच्चों, चार्ज जितना ज्यादा डीलोकलाइज हो, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, मतलब चार्ज उतना ज्यादा क्या होगा, बढ़ते चले जाएगा, तो किसी एक एटम पे चार्ज जो है जमा नहीं होगा और सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देखिए ये कितनी जगह से क्या करेगा, यहाँ से ये इधर की तरफ अंदर रेजोनेंस और ये पाइबॉन्ड बाहर की तरफ, जिसका अगला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बच्चों, Cl डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यही हो जाएगा बच्चों, यही होगा ना। अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, अगली बार क्या होगा बच्चों, अगली बार ये इधर, तो ऐसा चलता रहेगा। और ये क्या है बच्चों, ये जो फीचर है ना, ये आपका है p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग, ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका, क्या कहलाएगा, p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग। p पाई d पाई कहने का मतलब क्या बच्चों, p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीजन के, और ये जहां किसमें है, क्लोरीन के d ऑर्बिटल में। तो हमने क्या बोला इसको, जो ये अंदर की तरफ आ रहा, हमने क्या बोला p पाई, ये जो बोला ना बच्चों, ये वाला p पाई d पाई, P किसके लिए, ऑक्सीजन की तरफ से, D किसके लिए, क्लोरीन के d ऑर्बिटल के कारण, ठीक है। तो आप चेक कर लो, जिसमें सबसे ज्यादा ऐसे स्ट्रक्चर्स बनेंगे, मतलब जिसमें जितना ज्यादा क्या होगा, चार्ज का डीलोकलाइजेशन होगा, देख लो चार्ज अभी से ऑक्सीजन पर है, फिर इस पे है, फिर अगली बार इस पे होगा, फिर अगली बार इस पे होगा, तो ऐसे करके डीलोकलाइज होता चले जाएगा। तो जितना अधिक चार्ज का डीलोकलाइजेशन होगा उतना ज्यादा ये स्टेबल एनायन होगा, यानी कि कंजुगेट बेस उतना स्टेबल होगा, और उतना ही जल्दी ये क्या करेगा, H+ को लूज कर देगा। तो आप चेक कर लो, अगर आप ClO3- का बनाओगे तो बच्चों इसमें डीलोकलाइजेशन कम होगा, ClO2- का अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो डीलोकलाइजेशन और कम होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा Cl डबल बॉन्ड O नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बच्चों, Cl विद 2 लोन पेयर डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो बच्चों जैसे जैसे आप इधर से ClO4- ClO3- ClO2 की तरफ बढ़ रहे हो, वैसे वैसे कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी क्या हो रही है, कम, यानी कि इसके H+ लूज करने की टेंडेंसी भी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो सबसे ज्यादा H+ जल्दी लूज कौन करेगा, HClO4, फिर कौन करेगा HClO3, फिर कौन करेगा HClO2। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, C। बस इतना ही लॉजिक आपको लगाना था, समझ में आती है तो ठीक, नहीं समझ में आती है तो ये तरीका तो आपको पता ही है, ठीक है। चलिए अब चलते 2015 की तरफ से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर 2 सॉल्ट दे रखा है M और N/3, ठीक है। बोलता है दोनों नियरली इनसॉल्युबल सॉल्ट है, और दोनों का बच्चों यहाँ पर KSP वैल्यू सेम है, देख लीजिए, हैव द सेम KSP वैल्यू, यानी सॉल्ट My के एक्वस सॉल्यूशन और N/3 के एक्वस सॉल्यूशन, दोनों की सॉलिडिटी प्रोडक्ट क्या है बच्चों, सेम है, ठीक है। सॉलिडिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट क्या है बच्चों, सेम है, ठीक है। तो आपसे बोला है कि My और N/3 के रिगार्ड्स में सही स्टेटमेंट कौन सा है, उनको सिलेक्ट करना है। चलिए तो बच्चों पहला 2 स्टेटमेंट एक साथ चेक हो जाएगा, यानी अगर आप स्टेटमेंट ए को चेक करने जाओगे तो अपने आप बी चेक हो जाएगा, और स्टेटमेंट सी चेक करने जाओगे स्टेटमेंट डी अपने आप चेक हो जाएगा। बारी बारी सबको पढ़ते हैं और फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों स्टेटमेंट ए, ध्यान देते हैं बच्चों, स्टेटमेंट ए के हिसाब से अगर चलते हैं, बोला है मोलर सॉलिबिलिटी ऑफ M/N/3 इन वाटर, से बोलता है कि M सॉल्ट, यहाँ देखिएगा M सॉल्ट और N/3 दोनों की वाटर में सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, सेम। बच्चों क्या कोई जरूरी है कि अगर दोनों का KSP वैल्यू सेम है, दोनों सॉल्ट की सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट वैल्यू सेम है, तो क्या सॉलिबिलिटी सेम हो जाएगी बच्चों, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी। फिलहाल यहाँ तो हो ही नहीं सकता है, वो दूर से दिख रहा है, मैं सॉल्व भी करके बताऊंगा आपको, पर दूर से दिख रहा है, क्यों, क्योंकि दोनों सॉल्ट अलग है बच्चों, ये AB टाइप है, ये AB3 टाइप है, तो बच्चों सॉल्ट का टाइप अलग हो गया तो KSP का एक्सप्रेशन ही अलग अलग हो जाएगा, यानी KSP वैल्यू सेम होते हुए भी चूंकि KSP एक्सप्रेशन दोनों के लिए अलग अलग है, ये AB टाइप के लिए हो जाएगा बच्चों क्या, KSP बराबर S², और इसके लिए क्या होता है बच्चों, ये हो जाएगा 27S⁴ हो जाएगा इसके लिए KSP। तो बच्चों दोनों के लिए सॉलिबिलिटी कभी भी सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी स्टेटमेंट है तो गलत है, पर फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। चलिए NY है बच्चों, तो NY क्या है बच्चों आपका, इसके लिए KSP क्या हो जाएगा S², मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है। अच्छा बच्चों MY, सॉरी उल्टा लिख दिया, MY है, वेरी सॉरी, कोई बात नहीं, MY है बच्चों। दूसरा क्या है NY3 है, तो NY3 के लिए चूंकि ये कौन सा टाइप था बच्चों, AB टाइप था, ये कौन सा टाइप है बच्चों, ये आपका AB
3 टाइप सॉल्ट है। तो मैं चलो फटाफट अगर बताऊं तो ये हो जाएगा N3 ये हो जाएगा 3y माइनस, तो इसकी सॉल्युबिलिटी S है। अगर इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी अपने S मानी है तो ये आयन बच्चों आपको आ जाएगा सॉल्युबिलिटी S हो जाएगा, तो इसका 3 गुना है तो ये 3S हो जाएगा, तो ये S इंटू 3S का क्यूब हो जाएगा, 27S की पावर 4 हो जाएगा। पर बच्चों आपको ये सब पेपर में ना डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। तो मैं ये सब हटा रहा हूँ और सीधा मैं लिख रहा हूँ कि S की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 27S की पावर 4। चलिए अब फटाफट निकालते हैं दोनों की केस की वैल्यू क्या है, देखो बच्चों सेम है। चलिए पुट करें 6.2 इंटू 10 की पावर कितना है -13 इक्वल्स टू बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा S स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ की सॉल्युबिलिटी क्या है, यहाँ की सॉल्युबिलिटी हो जाएगी रूट ओवर 6.2 इंटू 10 की पावर -13। इसको जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आपका आ जाएगा 7.8 इंटू 10 की पावर -7, इतना मोलर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए जगह नहीं है, मैं स्टेट नहीं लिख रहा हूँ, मोल पर लिटर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगर आप सॉल्ट N/3 के लिए सॉल्व करेंगे तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 6.2 इंटू 10 की पावर -13, क्योंकि एस तो वैल्यू बच्चों दोनों के लिए सेम है, इक्वल्स टू, पर ये एक्सप्रेशन तो अलग हो गया ना 27 की पावर 4। तो बच्चों s की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये नीचे आएगा, ये नीचे आ जाएगा कौन 27, और इसका फोर्थ रूट लगाना पड़ेगा। s क्या हो जाएगा बच्चों 6.2 इंटू 10 की पावर -13 अपॉन 27 का 1/4, मतलब फोर्थ रूट निकाल लेंगे बच्चों। जो आप इसको सॉल्व करोगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा बच्चों 10 की पावर -3.5 मोलर। तो आप चेक कर लो बच्चों कि इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी, जिसको हमने मान लो कि बोला था S, इसके हमने बोली थी सॉल्युबिलिटी S बोला था, सॉल्युबिलिटी S फॉर M/, सॉल्युबिलिटी S फॉर N/3, ठीक है। तो आप चेक करो, ये M/ की सॉल्युबिलिटी और ये क्या है बच्चों N/3 की सॉल्युबिलिटी है। चलो आप बताओ दोनों में से कौन सी वैल्यू ज्यादा है, क्या दोनों वैल्यू बराबर है? दोनों वैल्यू बराबर कभी नहीं है। और पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ M/N/3 वाटर सेम सेम, क्या सेम है? नहीं है, मतलब स्टेटमेंट ए तो क्या हो गया बच्चों आपका गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ M/N वाटर इज लेस देन N/3, बोलता है कि M/ की सॉल्युबिलिटी क्या है बच्चों कम है और N/3 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, साफ साफ दिख रहा है M/ इन वाटर इज लेस, ठीक है। चलो चेक करते हैं M/की सॉल्युबिलिटी कितनी है बच्चों 10 की पावर -7 है। अच्छा N/3 कितनी है बच्चों 10 की पावर -3.5। बड़ा वैल्यू कौन है बच्चों, देखो माइनस में है, पावर माइनस में है, तो बच्चों जो छोटा वाला माइनस पार्ट होगा वो वैल्यू बड़ा हो जाएगा, मतलब 10 की पावर -3.5 वैल्यू कहीं बड़ा है किससे 10 की पावर -7 से, मतलब साफ साफ दिख रहा है सॉल्ट N/3 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्ट My, मतलब ये स्टेटमेंट साफ साफ सही दिख रहा है। तो ऑप्शन बी ही क्या है बच्चों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्यों, क्योंकि यहाँ बोला है M/ की सॉल्युबिलिटी पानी में कम है और N/3 की ज्यादा है, N/3 की ज्यादा दिख ही रही है और M/ का सॉल्युबिलिटी कम है, मतलब स्टेटमेंट बी क्या हो जाएगा बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपको आंसर तो मिल गया, आंसर आपका क्या होना है बी होना है, बी टिक होना है। चलिए फिर भी सेटिस्फैक्शन के लिए, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको सी और डी की तरफ भी लेकर के जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, अब इसको मैं हटा देता हूँ, तो दो स्टेटमेंट ए और बी चेक हो चुका है, अब चलते हैं सी और डी की तरफ, ठीक है बच्चों। चलिए तो स्टेटमेंट सी और डी कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर एक सॉल्व हो गया तो दूसरा अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मैं साइड में बस इतना लिख दे रहा हूँ यहाँ पर बच्चों, साइड में बस इतना यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ कि सॉल्युबिलिटी फॉर My कितने थी, ये था बच्चों 7.8 इंटू 10 की पावर -7, और सॉल्युबिलिटी फॉर N/3 कितनी है, अभी भी आपने निकाला है 10 की पावर -3.5। चलिए अब आते हैं ऑप्शन सी में, बोलता है सॉल्ट My एंड N/3 आर मोर सॉल्युबल इन 0.5 मोलर KY देन इन वाटर, मतलब बोलता है पानी की जगह पर आपको क्या करना है बच्चों 0.5 मोलर KY में क्या करना है आपको My को भी घोलना है, डिसॉल्व करना है और N/3 को भी डिसॉल्व करना है। मतलब अब देख लो दोनों में जो एनायनिक पार्ट होने वाला है, Y से जो एनायनिक पार्ट मिलने वाला है वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों कॉमन आयन लेकर के आ जाएगा, और जब भी कॉमन आयन आता है बच्चों तो सॉल्युबिलिटी हमेशा कम होती है। कैसे, अभी आप प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखिएगा My बारी बारी चलते हैं, My क्या देगा बच्चों आपको M++ y माइनस एक तो देगा बच्चों। अच्छा इसकी सॉल्युबिलिटी अगर आपने S मानी है तो कितना होगा S एंड S, यही होगा बच्चों। अच्छा इसको डिसॉल्व किसमें करना है बच्चों, सॉरी इसमें कहाँ आ गया, इसमें है ना, हाँ ठीक है, इसमें देखो इसको डिसॉल्व किसमें करना है KY, वो भी कितना 0.5 मोलर में, तो KY खुद कितना है 0.5 मोलर,
तो इससे प्रोड्यूस्ड k प्लस और y माइनस ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 और ये थोड़ी देर बाद ये कितना हो जाएगा 0.5 और ये भी 0.5, मतलब y की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी बच्चों, मोलर सॉलिडिटी मोलर कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, तो s प्लस 0.5 हो जाएगा। सो देयरफॉर बच्चों KSP फॉर my क्या लिखा जाएगा, KSP फॉर my क्या लिखा जाएगा, m प्लस इंटू सॉलिडिटी कंसंट्रेशन ऑफ m प्लस इंटू सॉलिडिटी कंसंट्रेशन ऑफ y माइनस। तो m प्लस तो कितना है बच्चों s ही है, पर y माइनस कितना है बच्चों s, और साथ में क्या देना पड़ेगा आपको कॉमन आयन वाला 0.5, तो ये हो जाएगा बच्चों s प्लस 0.5। ठीक है बच्चों, अब देखिए KSP फॉर my कितना है, KSP फॉर my कितना है 6.2 × 10 की पावर माइनस 13 है, तो क्या हो जाएगा 6.2 × 10 की पावर माइनस 13 इक्वल्स टू। अब देखो बच्चों फिर से वही कहानी रिपीट जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था शायद, कि ये जो प्रोडक्ट है बच्चों 10 की पावर माइनस 3, KSP कितना 10 की पावर माइनस 13, ये वैल्यू बच्चों बहुत छोटी है, माइनस 13 में है पावर, बहुत ही छोटी है, ये वैल्यू बहुत छोटी कैसे, तो दो चीजों का प्रोडक्ट है, सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट है, मतलब सॉल्युबिलिटी दो, यहाँ पे आप देखोगे सॉल्युबिलिटी ऑफ कैटायन, कैटायनिक पार्ट इनटू सॉल्युबिलिटी ऑफ एनायनिक पार्ट, उसकी वैल्यू बहुत छोटी है, मतलब सॉल्युबिलिटी की वैल्यू बहुत कम आनी है, तो सॉल्युबिलिटी बहुत कम आनी है, मतलब हम क्या करेंगे 0.5 के सामने सॉल्युबिलिटी s को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो बचेगा क्या बच्चों s इंटू 0.5, देयरफॉर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों 6.2 × 10 की पावर माइनस 13 अपॉन 0.5, यही तो होगा बच्चों 6.2 × 10 की पावर माइनस 13 अपॉन 0.5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चों नियरली 12, ये 0.5 पर 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 10 की पावर माइनस 12, और ये हो जाएगा 5 6.0.5, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ बच्चों, तो ये आ रहा है हाफ, ठीक है 12.4, ये कितना आ रहा है बच्चों 12.4 नहीं 12.4 नहीं 1.2 सॉरी 1.2 × 10 की पावर माइनस 12 मोलर विल बी द सॉल्युबिलिटी, यही होगा बच्चों। चलिए अब आप चेक करिए कि जब पानी में था तो सॉल्युबिलिटी था 10 की पावर माइनस 7, my की बात कर रहा हूँ, my की बात कर रहा हूँ, 10 की पावर माइनस 7 थी सॉल्युबिलिटी, और वही my में सॉल्युबिलिटी कितनी है माइनस 12। तो बच्चों यहाँ के पानी के रेस्पेक्ट में जो आपने KY में डिसॉल्व किया है my को, तो क्या सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, नहीं बच्चों, -7 वैल्यू 10 की पावर -7 बड़ी थी और 10 की पावर -12 क्या हो गया, वैल्यू छोटी हो गई है, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो गया, कम हो गया। और यहाँ क्या बोलता है बच्चों, ये देखो इज मोर सॉल्युबल, ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी सरासर स्टेटमेंट गलत है। अच्छा अब आते हैं लास्ट स्टेटमेंट क्या बोला है, the addition of salt K to solution of n/3 will have no effect on their solubility। कैसे इफेक्ट नहीं होगी बच्चों सॉल्युबिलिटी में, पानी में अगर सॉल्युबिलिटी देखोगे तो m की बात करें तो 10 पर -7 में था, अच्छा पानी की जगह पर अगर आपने K में डिसॉल्व किया है, ठीक है एग्जांपल तो ले रखा ना, K में डिसॉल्व किया है तो सॉल्युबिलिटी बच्चों कम हो गई ना, कॉमन आयन आने के कारण, मतलब क्या है कि K में डिसॉल्व करोगे तो सॉल्युबिलिटी मोलर सॉल्युबिलिटी पे बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा, और सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है बच्चों, कम हो रहा है, मतलब स्टेटमेंट डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखो इसमें मैंने आपको एक चीज नहीं कराया है, n/3 के लिए नहीं कराया है, चलिए n/3 के लिए मैं आपको चेक कर ही देता हूँ, जब इतना किया हूँ तो मैं एक काम और कर देता हूँ, n/3 को भी आपको वेरीफाई करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए n/3 में क्या हो जाएगा, n3 प्लस 3y माइनस, इसकी सॉल्युबिलिटी का रेशियो है कितना बच्चों 3s। अच्छा इसको भी डिसॉल्व किसमें किया है 0.5 मोलर KY में, तो KY क्या बना लेगा बच्चों K प्लस और y माइनस, अगर ये 0 पॉइंट कितना है 5 है 0 0, ये थोड़ी देर 0.5 और कितना 0.5 क्योंकि 1:1 का रेशियो है, तो बच्चों यहाँ से KSP फॉर n/3 कितना हो जाएगा, कैटायन का सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन इनटू एनायन का सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन S इनटू, अब देखिए y का कंसंट्रेशन कितना हो, सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन 3s तो यहाँ से है और यहाँ से कितना है 0.5, तो क्या हो जाएगा 3s प्लस 0.5 का कोएफिशिएंट कितना है बच्चों 3, तो 3 लगा दोगे पावर में। अब फिर से वही कहानी बच्चों, KSP कितना है ध्यान दो तो इधर 6.2 × 10 की पावर माइनस 13। अब देखो बच्चों सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही कम है, यानी कि सॉल्युबिलिटी क्या होगा है बहुत कम हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट आयंस की सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट अगर बहुत ही कम है 10 की -13 में बहुत ही छोटी वैल्यू है, मतलब सॉल्युबिलिटी की वैल्यू बहुत छोटी होगी, यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे 0.5 के सामने 3s को नेग्लेक्ट कर देंगे, अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो s इनटू क्या बचेगा 0.5 का क्यूब, देयरफॉर s की वैल्यू कितनी 6.2 × 10 की पावर माइनस 13 अपॉन 0.5 का क्यूब, ये किसकी सॉल्युबिलिटी है बच्चों n/3 की है। तो n/3 देखो यहाँ पे कितना आया था जब पानी में घोले थे
10 पर माइनस 3.5। यहाँ पर आप बच्चों कुछ भी करोगे तो यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट आएगा ये हो जाएगा 10 की क्यूब, ऊपर जाएगा 10 की पावर माइनस 10। अब बच्चों कौन सी वैल्यू पड़ी है? पानी में वैल्यू, पानी में सॉलिबिलिटी ज्यादा थी n/3 की, और जैसी KY में आई तो n/3 की सॉलिबिलिटी भी क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, तो यानी कि पानी और KY में सॉलिबिलिटी सेम नहीं होगा, KY के आने से सॉलिबिलिटी में फर्क पड़ेगा। और यहाँ क्या बोला था? हैव नो इफेक्ट। देखो यहाँ पर नो इफेक्ट, पर इफेक्ट तो आ रहा है ना, चाहे m/3 से कंपेयर किए थे चाहे n/3 से, तो ये स्टेटमेंट भी गलत था। ठीक है, चलिए देन इसका करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2015 का नेक्स्ट पूछा हुआ क्वेश्चन क्या है? देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है बच्चों? 4 अलग सॉल्ट का, किसका? Ag2CrO4 सिल्वर क्रोमेट, ठीक है, AgCl, AgBr, AgI सिल्वर आयोडाइड, ये 4 सॉल्ट के आपको Ksp वैल्यू दे रखा है। कितना कितना? तो Ag2CrO4 के लिए 1.1 × 10⁻12, AgCl के लिए कितना? 1.8 × 10⁻10, AgBr के लिए कितना है? 5 × 10⁻3, AgI के लिए कितना है? 8.3 × 10⁻17। तो 4 सॉल्ट के लिए आपको अलग-अलग Ksp वैल्यू दे रखा है। आपसे पूछा क्या है? बोलता है कि अगर AgNO3 सॉल्यूशन को, क्या बोलता है बच्चों? AgNO3 सॉल्यूशन को यदि सेम मोल्स यानी इक्वल मोल कंटेनिंग Na2CrO4 में मिला दिया जाए, एक बार NaCl में मिला दिया जाए, तीसरी बार NaBr में मिला दिया जाए और चौथी बार NaI में मिला दिया जाए, तो इनमें से कौन सा सॉल्ट सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट देगा? सबसे लास्ट प्रेसिपिटेट कौन करेगा? तो सबसे लास्ट प्रेसिपिटेट करने का मतलब क्या है बच्चों? यही आपकी क्वेश्चन की पकड़ होगी कि वही सॉल्ट सबसे आखिरी में प्रेसिपिटेट करेगा जो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा। मतलब बच्चों जिस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी, जिस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा, वही सॉल्ट सबसे अंत में, सबसे आखिरी में प्रेसिपिटेट करेगा, और जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी सबसे पहले प्रेसिपिटेट कर जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और की पॉइंट है, देखिएगा बच्चों यहाँ पर क्या बोला है? इक्वल मोल्स ऑफ Na2CrO4, NaCl, NaBr एंड NaI। तो अगर आप देखोगे बच्चों, तो जो सॉल्ट के बारे में पूछा आपसे कि कौन सॉल्ट प्रेसिपिटेट सबसे अंत में करेगा, उन सॉल्ट्स का और ये जो आपने मिक्सचर मिलाया है उसमें एनायन क्या है बच्चों? देखना सब में सेम है, यानी कि सब में एनायनिक पार्ट का मोल क्या है बच्चों? सेम है। तो एनायनिक पार्ट का मोलर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों? सब में सेम हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन पूरा किस पे बनेगा? क्वेश्चन पूरा कैटायनिक यानी कैटायन के सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, जिसमें कैटायन का, अब कैटायन सब में क्या है? Ag+, तो जिसमें Ag+ आयन की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा, वो सॉल्ट सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा और वो सबसे अंत में प्रेसिपिटेट करेगा। चलिए देखिए मैं क्या समझा रहा हूँ, अब देखिए मैं लिख करके बताऊंगा आपको। सबसे पहले क्या करेंगे? Ksp को भूल जाइए, अभी आते हैं AgNO3 को इनमें मिलाते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों? AgNO3 को किसमें मिलाया है? चलिए पहली बार किसमें मिलाया है? Na2CrO4 में। क्या मिलेगा बच्चों यहाँ से? यहाँ से मिलेगा Ag2, एक काम करो यहाँ से क्या मिलेगा बच्चों? NaNO3 प्लस साथ में क्या मिलेगा बच्चों? Ag2CrO4, यही होगा। यहाँ पर आप 2 लगा लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर आपके 2 लगाते ही और यहाँ पर 2 लगा देंगे, सोडियम हो गया, सिल्वर हो गया, सब पहले हो गया। ठीक है, चलिए तो देखिए AgNO3 में अगर आपने Na2CrO4 मिलाया तो आपको क्या मिलेगा? Ag2CrO4, जिसका Ksp आपको दे रखा है। तो इन दोनों के मिलाने से आप यहाँ पहुंच गए। अब बारी है किसकी? इसको मिलाए तो यहाँ पहुंचे। अब AgNO3 को NaCl में मिलाते हैं तो आपको AgCl मिल जाएगा। चलिए तो अगला क्या है बच्चों? AgNO3 प्लस, अब बारी किसकी है? NaCl की, दूसरे डब्बे में। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा बच्चों आपका NaNO3 प्लस, और साथ में क्या मिलेगा बच्चों आपको? AgCl मिलेगा। ठीक है, तीसरा क्या है बच्चों? इसी AgNO3 को अब मिलाएंगे, किसमें मिलाएंगे बच्चों? अब बारी है NaBr की, तो NaBr को मिलाते ही क्या हो जाएगा बच्चों? NaNO3 प्लस, अब क्या मिलेगा आपको? AgBr। अब बारी किसकी बच्चों? AgNO3 में क्या मिलाएंगे आप? NaI मिलाएंगे, तो AgNO3 में आपने क्या मिलाया बच्चों? NaI, तो क्या मिल जाएगा बच्चों आपको? NaNO3 विद AgI। चलिए अब देखो, अगर आप ध्यान दोगे ना तो ये 4 सॉल्ट आपको मिल गए, जिसके प्रेसिपिटेट होने की बात कर रहा था। कौन सबसे लेट प्रेसिपिटेट करेगा? कौन? Ag2CrO4, ये देखिए, AgCl, ये देखिए AgBr, ये देखिए AgI। ठीक, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा? Ag पॉजिटिव और साथ में क्या हो जाएगा? CrO4 2 नेगेटिव, यही तो हो जाएगा बच्चों। अब ये अलग बात है, यहाँ पर आप 2 लगा लोगे
ठीक है। चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, Ag पॉजिटिव और क्या हो जाएगा Cl नेगेटिव। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, Ag पॉजिटिव और क्या हो जाएगा Br नेगेटिव। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, Ag पॉजिटिव और I नेगेटिव। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे बच्चों तो क्या बोला है यहाँ पर, कंटेनिंग इक्वल मोल, यहाँ ध्यान देना, कंटेनिंग इक्वल मोल ऑफ Na2CrO4 NaCl NaBr Na। अब आपको मतलब किसे सॉल्ट में, सॉल्ट में मतलब आपको सोडियम से नहीं है, क्योंकि जिसके प्रेसिपिटेशन की बात की है बच्चों उसमें सोडियम तो कहीं आ ही नहीं रहा है। आ क्या रहा है बच्चों, ये क्रोमेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आयन आ रहा है, जो कि कहां से मिलेगा, ये देखो क्रोमेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। मतलब ये सब के क्या हो जाएंगे, सॉरी ज्यादा मार दिया, कोई नहीं, ये ऐसा हो जाएगा, ये सब के बच्चों, ये सब के इनके सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों सेम। क्यों, क्योंकि इन सबके मोल्स क्या है बच्चों बराबर है। आप चेक करो ना, यहाँ पे दे रखा है इक्वल मोल्स दे रखा है, तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, सबका सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा एनायन का सेम हो जाएगा। तो यानी क्वेश्चन इस पे नहीं बनना था, क्वेश्चन किस पे बनेगा बच्चों, क्वेश्चन बनेगा इस पे, क्वेश्चन बनेगा इस पे। यही बात कर रहा था मैं कि जिसमें सिल्वर आयन की सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा, वही सॉल्ट होगा सबसे ज्यादा सॉल्युबल और वही प्रेसिपिटेट करेगा सबसे लास्ट में, आखिरी में। तो क्वेश्चन इस पे नहीं, क्वेश्चन इस पे बनना था। ठीक है, चलिए मैं इसको हटा रहा हूं जिससे मैं आपको आगे सॉल्व करके दिखा सकूं। ठीक है, चलिए तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, पूरा ही हटा रहा हूं, मैं यहां से लेके यहां तक हटा दे रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्या होगा बच्चों, अगर आप इसके लिए केएसपी लिखेंगे तो केएसपी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, Ag प्लस का स्क्वायर इनटू CrO4 2 माइनस। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा बच्चों, मैं अब एक बार सॉल्व कर देता हूं, फिर मैं डायरेक्ट फटाफट सबके लिए लिखते रहूंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, Ag प्लस सॉरी केएसपी कितना है, Ag2CrO4 का 1.1 into 10 की पावर -12 इक्वल्स टू Ag प्लस का स्क्वायर इनटू CrO4 2 माइनस का सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन। मैंने आपको बोला इस पे तो डिपेंड ही नहीं करना है ना, क्योंकि बच्चों जितना यहाँ पे क्रोमेट कंसंट्रेशन होगा वही इसमें क्लोराइड का होगा, वही इसमें ब्रोमाइड का होगा, वही इसमें आयोडाइड का होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको मैं हटा रहा हूं, मैं डायरेक्ट फटाफट लिख रहा हूं, आप समझिए इसको कैसे लिखना था। चलिए तो इसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, इसके लिए हो जाएगा 1.1 into 10 की पावर -12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, Ag प्लस का स्क्वायर इनटू CrO4 2 माइनस। तो CrO4 2 माइनस कहाँ आ जाएगा बच्चों, नीचे आ जाएगा। क्या करना है, इस पे जरा शिफ्ट कर सकते हो ना, इतना तो करना आता है ना। अच्छा Ag प्लस का स्क्वायर, Ag प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, इसका अंडर रूट हो जाएगा। अच्छा बच्चों इसके लिए क्या हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ बच्चों, इसके लिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, तो AgCl की एसपी कितनी है 1.8, कितना बच्चों 1.8 इंटू 10 की पावर -10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, Ag पॉजिटिव इंटू Cl नेगेटिव। बच्चों Ag प्लस का कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, क्यों, क्योंकि तो सब में सेम था एनायन पार्ट, तो कैटायन से चेक करना था। चलिए तो बच्चों Cl माइनस नीचे आएगा, तो यहाँ लिखूं मैं Cl माइनस, यही होगा ना, यही होगा ना, और इसमें रूट लेने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्यों बच्चों, क्योंकि ये स्क्वायर थोड़ी था। ठीक है, समझ रहे हो, ये स्क्वायर थोड़ी था, इसमें आप रूट क्यों लोगे, डायरेक्टली आ जाएगा। अच्छा इसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसके लिए हो जाएगा बच्चों, इसके लिए हो जाएगा AgBr कितना है, देखो तो AgBr के लिए कितना है 5 इंटू 10 की पावर -13 इक्वल्स टू Ag प्लस इंटू Br माइनस। ठीक है, Ag प्लस हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस, यही होगा ना। अच्छा अब आप इसके लिए देखते हो, इसके लिए जगह नहीं, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। AgI का कितना केस पे देखो तो सबसे लास्ट वाला 8.3 10 की पावर -17 अपॉन क्या लिखो बच्चों, I माइनस इक्वल्स टू क्या लिखूंगा बच्चों, Ag पॉजिटिव। अब आप चेक करो सबसे ज्यादा Ag पॉजिटिव किसके लिए, तो आप बोलोगे हमको तो डिनोमिनेटर पता ही नहीं। क्यों पता होना है, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना यहाँ होगा उतना यहाँ होगा, उतना यहाँ होगा, उतना यहाँ होगा। तो पूरा क्वेश्चन किस पे सॉल्व हो रहा है बच्चों, न्यूमरेटर पे सॉल्व हो रहा है। अब न्यूमरेटर इसका सबसे बड़ा, जिसको आप रूट से बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों रूट ऑफ 1.1 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन CrO4 2 माइनस अंडर रूट में रहेगा, यही होगा ना। चलो अब सॉल्व करो तो ये है बच्चों Ag प्लस 10 की पावर -6 में है, 10 की पावर -6 में है, ये Ag प्लस AgCl का 10 की पावर -10 में, AgBr में Ag प्लस का कंसंट्रेशन सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन -13 में, AgI में Ag प्लस का सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन -17 में। सबसे बड़ी वैल्यू कौन है बच्चों, सबसे बड़ी वैल्यू यही है। चेक करो एक बार, सबसे बड़ी वैल्यू यही है, मतलब सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन किसकी है, Ag प्लस की सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन किसमें है, इसमें 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 किसमें,
Ag2CrO4 वाले में, यानी सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा बच्चों, Ag2CrO4 होगा। पर पूछा तो ये नहीं था, पूछा था कौन सबसे लास्ट में, आखिरी में प्रेसिपिटेट करेगा। तो बच्चों चूंकि ये सबसे ज्यादा सॉल्युबल है, मतलब ये सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट करेगा, मतलब यही क्या होना है बच्चों आपका आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ये आपका फुल डिटेल एनालिसिस हो गया इस क्वेश्चन का। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों 2015 का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि 0.1 मोलर NaOH को यदि 0.01 मोलर HCl के साथ मिला दिया जाता है, और कैसे मिलाता है, तो दोनों का इक्वल वॉल्यूम, तो मान लेते हैं VmL NaOH का लिया जाता है, तो VmL ही HCl का मिलाया जाता है, दोनों को आपस में इक्वली वॉल्यूम में मिला दिया जाता है। तो नए मिक्सचर नए सॉल्यूशन का pH वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं रिएक्शन लिखते हैं, या एक काम करते हैं NaOH, एक काम करते हैं, चलो एक काम करते हैं मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH निकाल लेते हैं। बच्चों मिली इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो ये होता है नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। तो नॉर्मलिटी कितनी हो जाएगी, देखिए मोलरिटी कितनी है 0.1 इनटू इसका फैक्टर कितना होता है 1 इनटू मान लेते हैं VmL मिलाया गया, मान लेते हैं VmL मिलाया गया, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 0.1 V। मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कितना हो जाएगा 0.1 इनटू V हो जाएगा। ये V किस में है बच्चों, ml में है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं बच्चों मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, कितना हो जाएगा बच्चों, तो देखिए सॉरी ये कितना हो जाएगा बच्चों HCl कितना हो जाएगा, मोलरिटी है 0.01 इनटू इसका फैक्टर 1 ही रहेगा इनटू बच्चों बोला है इक्वल वॉल्यूम, तो अगर ये VmL है तो ये भी कितना लेके चलोगे, जो आपका बेस VmL है तो एसिड भी इक्वली आपका VmL ही एज्यूम करोगे, तो ये वॉल्यूम भी किसमें है बच्चों ml में। चलिए तो इसका मिली इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 0.01 इनटू V टाइम्स हो जाएगा। अब देखो इक्विवेलेंट कांसेप्ट क्या होता है, वन इक्विवेलेंट ऑफ one reactant will exactly react with another equivalent of the second reactant। तो इसका 0.01 V मिली इक्विवेलेंट इसके 0.01 V मिली इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेगा, मतलब ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये तो हो जाएगा थोड़ी देर में 0, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये कितना बचा हुआ रह जाएगा, तो 0.1 माइनस 0.01 V, सॉरी 0.1 V होगा ना, ये 0.1 V माइनस 0.01 V, क्योंकि ये तो हो जाएगा पूरा लिमिटिंग बनकर खत्म, और ये कितना बचेगा 0.1 V तो खुद था, और इसके 0.01 V इक्विवेलेंट से जब रिएक्ट करेगा तो उसको माइनस कर देंगे, तो ये कितना बच जाएगा बच्चों 0.09 V, यही हो जाएगा। तो देखिए एसिड जो आपका पूरा खत्म हो चुका है, लिमिटिंग रेंज बनके खत्म हो चुका है, बेस का कितना मिली इक्विवेलेंट बचा हुआ है बच्चों 0.09 टाइम्स ऑफ V। ठीक है, चलिए देयरफॉर अब आते हैं कंसंट्रेशन, किसका कंसंट्रेशन बच्चों OH माइनस के कंसंट्रेशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो OH माइनस के कंसंट्रेशन में आते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो देखिए एसिड तो वैसे ही खत्म हो गया है, बचा बेस है, बेस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, तो 0.09 V ये है बच्चों आपका मिली इक्विवेलेंट में अपॉन, अच्छा ये तो कंसंट्रेशन है ना बच्चों, ये हम किस में लेके चल रहे हैं, ये हम नॉर्मलिटी में लेके चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अपॉन नीचे क्या होता है बच्चों मिली इक्विवेलेंट अपॉन मिलीलीटर टोटल वॉल्यूम, तो ये क्या देगा आपको मिली इक्विवेलेंट अपॉन ml, क्या देगा आपको कंसंट्रेशन इन नॉर्मलिटी दे देगा। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो जाएगा बच्चों नीचे वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका V इसका V, दोनों का V कितना हो जाएगा 2V हो जाएगा, ml मिली से मिली खत्म, V से V खत्म, तो बचा कितना बच्चों, ये हो जाएगा 0.045 नॉर्मल हो जाएगा, यही तो 0.045 नॉर्मल। पर आपसे थोड़ा पूछा है, आपसे पूछा क्या था pH पूछा है, अच्छा आपने कंसंट्रेशन किसका निकाला POH निकाला है, चलिए कोई बात नहीं, देयरफॉर बच्चों POH क्या हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग OH माइनस इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग बच्चों OH माइनस कंसंट्रेशन कितना है 0.045। चलिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये जो वैल्यू है बच्चों मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको, ये आप निकाल लेना लॉग ऑफ। ठीक है, ये बच्चों आपका आ जाएगा 1.35 आ जाएगा, तो आपका POH कितना आ जाएगा बच्चों 1.35 आ जाएगा। पर आपसे तो पूछा ही नहीं है, आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा है pH पूछा है, तो बच्चों pH क्या हो जाएगा, देयरफॉर pH की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों हमको पता है, अगर कुछ नहीं दिया है तो 25 डिग्री पर pH और POH का सम कितना होता है 14 के बराबर, तो pH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा बच्चों 14 माइनस POH, तो ये हो जाएगा 14 माइनस POH की वैल्यू कितनी है 1.35, सब्ट्रैक्ट करें, ये आ जाएगा बच्चों 12.65
12.65, यानी इस सॉल्यूशन का पीएच क्या हो जाएगा बच्चों 12.65 हो जाएगा। ये इज द करेक्ट आंसर। वैसे अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व कर लिया डायरेक्टली, कैसे देखो एसिड तो बचा नहीं, बेस बचा हुआ रह गया बहुत सारे अमाउंट में, तो यानी हर हाल में पीएच 7 से ज्यादा होना था। अब पीएच 7 से ज्यादा ये होगा नहीं, 7 से ज्यादा ये होगा नहीं, 7 से ज्यादा ये होगा नहीं, 7 से ज्यादा एक ही वैल्यू थी, आप ऐसे भी टिक कर सकते थे। तो आपका काम है पेपर में बच्चों टाइम बचाना, तो आप जितना बचा सकते हो बचा लो, अगर आपके पास कॉमन सेंस है आप लगा सकते हो आप लगा लो, ठीक है। चलिए मेरा काम था बच्चों आपको डिटेल एनालिसिस करना, फुल सॉल्यूशन देना, ठीक है। चलिए तो हमने पूरे प्रोसेस से किया इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों 2015 में आपसे नेक्स्ट सवाल क्या पूछा है, यहाँ पर आपको 4 पेयर सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है बच्चों, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, ठीक है। आपसे बोला क्या है कि वी नो द फॉलोइंग पेयर ऑफ सॉल्यूशन नॉट एन, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नॉट एन एसिडिक बफर, ठीक है, मतलब इन चारों में से कौन एसिडिक बफर सॉल्यूशन नहीं बना रहा है। तो बच्चों पहले तो आप यहाँ क्लियर कर लो कि ये जो एसिडिक बफर है, ठीक है, बफर इधर चले कोई बात नहीं, एसिडिक बफर है, ये क्या होता है बच्चों बीक एसिड प्लस साथ में क्या होता है बच्चों कंजुगेट बेस होता है। एक क्या लोगे पहले आप बीक एसिड, ये बहुत ही कंपलसरी कंडीशन है कि एसिड एसिडिक बफर के एसिड तो होगा पर कैसा होगा बच्चों स्ट्रांग नहीं, कैसा होगा बच्चों बीक एसिड होगा और साथ में इसका कंजुगेट बेस होगा। या ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि बीक एसिड के साथ साथ क्या हो इट्स सॉल्ट, ठीक है बच्चों, कोई भी कंडीशन हो सकता है, बीक एसिड विद द कंजुगेट बेस या बीक एसिड विद इट्स सॉल्ट। चलिए तो सबसे पहली चीज तो हम चेक कर लेते हैं एसिडिक पार्ट में। तो देखो यहाँ पर हम आते हैं तो बच्चों यही आपका आंसर हो जाएगा कि ये एसिडिक बफर नहीं है, क्यों, क्योंकि बच्चों यही से कट गया ना, जो आपका ये पर क्लोरिक एसिड HCl4 दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट या बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग एसिड, बच्चों बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये चूंकि स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया तो कंडीशन तो यहीं पर कट गया ना। आगे हालांकि देखोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा ClO4-। तो अगर ये एसिड है ना बच्चों तो ये क्या हो जाएगा आपका कंजुगेट बेस तो हो जाएगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है पेपर में कि एसिड मिल गया कंजुगेट बेस मिल गया हो गया बफर सॉल्यूशन, ये एसिड मिल गया बेस कंजुगेट बेस मिल गया हो गया बफर। अरे ध्यान तो दो, ये वीक एसिड चाहिए होता है और आपने यहाँ क्या लगा रखा है स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब ये एसिडिक बफर नहीं हो सकता है, मतलब यही तो आपका करेक्ट आंसर है। पूछा कौन नहीं हो सकता है। बाकियों की बात कर ले तो ये क्या है बच्चों आपका वीक एसिड और साथ में क्या है बच्चों यहाँ पे देखो एसिटेटाइन, बीक एसिड का कंजुगेट बेस, ठीक है। यहाँ ये देखो बीक एसिड और देख लो यहाँ पर क्या है बच्चों CO3 सॉल्ट हो गया आपका ये, ठीक है, H3PO4 बीक एसिड और यहाँ पर क्या होगा फॉस्फेट आयन PO4 3- ये आपका सॉल्ट हो गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर कौन सा है बच्चों, ए ऑप्शन HCl4 एंड NaCl4 कैन नेवर फॉर्म ए एसिडिक बफर सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों 2015 में आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आपको क्या करना है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ डाइप्रोटिक एसिड्स इन एक्वस सॉल्यूशन इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। मतलब आपको देखो यहाँ पर क्या दे रखा है डाइप्रोटिक एसिड्स दे रखे हैं, इनके एसिडिक बिहेवियर एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको जमाना है, ठीक है। अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे बच्चों तो इन सब में देखो कौन इन्वॉल्व है, कहीं भी सब में एक ही चीज है ना। तो एक को आप देख लो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, कौन कौन इन्वॉल्व है बच्चों, सल्फर है, सेलेनियम है और क्या बच्चों टेल्यूरियम है, ठीक है। क्या है बच्चों सल्फर सेलेनियम एंड टेल्यूरियम, ये तीन से आपका डाइप्रोटिक एसिड बनाया गया है। अब आप अगर ध्यान दोगे बच्चों तो ये आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो साइज जो है बच्चों कंटिन्यूअसली क्या हो जाएगा बढ़ते चले जाएगा, ठीक है। साइज जो कंटिन्यूअसली क्या हो जाएगा बढ़ते चले जाएगा। तो बच्चों जितना ज्यादा साइज होगा मतलब कि उतना ही ज्यादा क्या होगा बच्चों हाइड्रोजन के साथ जो इनकी बॉन्डिंग होगी, जो बॉन्ड पेयर बनेगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी बच्चों उतनी ज्यादा होगी, और जितना बॉन्ड लेंथ होगा बच्चों H+ उतना ही जल्दी क्या होगा उतना जल्दी वहां से क्या हो जाएगा रिलीज हो जाएगा, यानी उतना क्या हो जाएगा बच्चों एसिडिक कैरेक्टर हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि साइज जितना बड़ा होगा, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा बच्चों उतना ही ज्यादा होगा। तो H+ का डिसोसिएशन उतना फास्ट हो जाएगा, मतलब एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप खुद सोचो कि सबसे बड़ा साइज किसका है टेल्यूरियम वाले में, तो सबसे ज्यादा जो आपका ये बॉन्ड लेंथ होगा वो टेल्यूरियम में ही होगा, तो सबसे आसानी से ही आपका डिसोसिएट होगा, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा H2T, ठीक है। तो वैसे ही गलत हो गया, या तो ये सही या तो ये सही। फिर पीछे आते हैं तो बच्चों इसमें क्या है सल्फर को आगे रखा है सेलेनियम को पीछे रखा है। बच्चों सेलेनियम का साइज बड़ा है ना तो इसमें H+ क्या होगा, इसमें बॉन्ड लेंथ क्या होगा ज्यादा होगा, तो इसमें H+ जल्दी निकलेगा, तो ये तो गलत हो गया ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा टेल्यूरियम, तो सबसे जल्दी यही H+ देगा। उसका सेलेनियम छोटा है तो सेलेनियम H+ देगा, और सबसे
लेट से सबसे धीरे से H+ कौन देगा, इसका बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा होगा, जो कि सल्फर के साथ होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, H2S, उससे ज्यादा एसिडिक H2SC, उससे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, उससे ज्यादा डाइप्रोटिक एसिडिक कैरेक्टर किसमें होगा, H2TE में होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये बिल्कुल छोटा सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों। अब हम एंटर कर चुके हैं 2014 में। ठीक है, तो 2014 AIPMT 2014 में पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था बच्चों, ध्यान दीजिएगा इधर। देखिए क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखा है Ag2CO3 सॉलिड इन द सॉलिड फेज। इसको आपने क्या किया, एक्वस सॉल्यूशन बना दिया है। तो ये हो गया आयंस में डिसोसिएट, आयनाइज हो गया है। ठीक है, और इसका आपको दे रखा है, इस रिएक्शन के लिए आपको डेल्टा RG0 दे रखा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो इस प्रोसेस के, इस रिएक्शन का आपको डेल्टा RG0 दे रखा है। और आपसे पूछा क्या है, पूछा आपको इसी प्रोसेस का, इस प्रोसेस के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट पूछा है, KSP की वैल्यू आपसे पूछा है। तो बच्चों हमको डायरेक्ट पता है डेल्टा RG0 और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के का रिलेशन क्या होता है। फिलहाल यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम में तो है प्रोसेस, प्रोसेस किसमें, इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में है बच्चों, तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। तो डायरेक्टली रिलेशन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका डेल्टा G0 equals to minus 2.303 RT log of Kc। पर यहाँ हम क्या लिखेंगे बच्चों, Kc की जगह पर KSP लिखेंगे, प्रोसेस तो इक्विलिब्रियम ही है ना, प्रोसेस तो इक्विलिब्रियम में ही है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जगह पे हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट लिख देंगे। जो आपको निकालना है बोला है, जो आपको निकालने बोला उसको हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, सारे वैल्यूज को पुट करें। डेल्टा RG0 की वैल्यू क्या है बच्चों, ध्यान देंगे यहाँ पर 63.3, यानी कि कितना हो जाएगा जूल में, 63.3 इंटू 1000, तो मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 631020, 1000 से गुना करना, हाँ ठीक है, इतना हो जाएगा, इक्वल्स टू -2.303 इंटू आर की वैल्यू, चूंकि ये जूल में है, आर की वैल्यू जूल में कितनी हो जाएगी, 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। क्या लिखेंगे बच्चों, 8.314 इंटू टेम्परेचर, ध्यान दो कहाँ दिया, ये देखो दिया है 25 डिग्री पर। तो 25 डिग्री मतलब केल्विन में कितना हो जाएगा बच्चों, 298 केल्विन। तो लिखेंगे इंटू 298 केल्विन इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, लॉग ऑफ KSP। ठीक है, चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा KSP की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, और ये KSP किसकी है वैल्यू बच्चों, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट किसकी है, जिसका पूछा है, किसका, Ag2CO3 का। ठीक है, चलिए तो KSP की वैल्यू क्या हो जाएगी, -63300 अपॉन नीचे हो जाएगा 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298। ठीक है, अगर बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आता है इंटू 10 की पावर -11 हो जाएगा। ठीक है, और साथ में ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों, इसको अगर आप सॉल्व करोगे, चलो मैं सॉल्व कर लेता हूँ इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ऊपर कितना है बच्चों, 63300 डिवाइडेड बाई 2.303 डिवाइडेड बाई 8.314 डिवाइडेड बाई 298। ठीक है, सॉरी ये कितना आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है -11.09 आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको हमने कर लिया सॉल्व। अच्छा एक चीज यहाँ पे मिस्टेक ये हुआ है, ये लॉक छूट गया है, तो ये लॉक तो कहीं नहीं जाएगा ना बच्चों, ये अपने एंटी लॉक थोड़ी निकाला है, अभी तो लॉक लेके चलना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए अब क्या होगा बच्चों, लॉक तो लॉक के साथ ये वैल्यू आई है, इसको लॉक से फ्री करना पड़ेगा। तो KSP की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, KSP इक्वल्स टू हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ, निकालिए कितना है, -11.09, यही होगा बच्चों। अच्छा अब अगर एंटी लॉग निकालते हैं ना बच्चों तो कैसे, चलो जिनको आता है ठीक, जिनको नहीं आता फटाफट सीख ले, मैं फटाफट आपको 1 मिनट में बता दे रहा हूँ। क्या करेंगे बच्चों, इसको आप ब्रेक कर ले, -11 -0.09, क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, -11.09 को क्या आप ऐसा लिख सकते हो, -11 -0.09। अब अपनी तरफ से क्या कर लो बच्चों, अरे है तो वही ना बच्चों, इसको आप जोड़ोगे ना, सम अप करो, इतना ही मिलेगा आपको, करके देखो एक बार। ठीक है, इसको हमने सिर्फ 2 पार्ट में अलग कर लिया, एक परफेक्ट नंबर, एक डेसिमल पार्ट। ठीक है, अब अपनी तरफ से क्या करो, इसमें +1 विद -1 करो। ठीक है बच्चों, माइनस माइनस वाले पार्ट, परफेक्ट नंबर माइनस माइनस, -11 -1, इनको जोड़ो तो क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। और बाकी जो बचा बच्चों उसको अगर आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 0.91, यही होगा बच्चों। अब करना कुछ नहीं, ये जो -12 है यानी परफेक्ट नंबर विथ माइनस है, उसको आप लगा दो 10 की पावर में, इसको आप क्या करो बच्चों
10 की पावर में लगा दो, और जो बच गया बच्चों उसको आप लगा लो अप्रोक्सीमेटली वो कितने लॉग के बराबर है, ठीक है। तो ये होता है बच्चों log 8 के बराबर होता है, आप चेक करना है एक बार। तो यहाँ पे लिखेंगे 8, तो यानी कि KSP की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका एंटीलॉग निकल चुका बच्चों, कितना हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -12। अब चेक करो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपको दिख रहा है दूर से ऑप्शन बी मैच कर रहा है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करना, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन था इसमें, ठीक है। चलिए चलते हैं 2015 के नेक्स्ट, सॉरी 2014 है ना, 2014 के नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए बच्चों, नीट 2014 में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल गिव हाईएस्ट पीएच इन वाटर। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, KCl, NaCl, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये 4 सॉल्ट दे रखे हैं और आपको बोला है कि अगर इनको पानी में वाटर में डिजॉल्व करके एक सॉल्यूशन बना दिया जाए तो सबसे ज्यादा पीएच वैल्यू किसके एक्वस सॉल्यूशन में मिलेगा, ठीक है। चलिए तो हम क्या करेंगे बच्चों, बेसिकली क्वेश्चन जो आपका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे चले जाता है। अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बच्चों क्या होता है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा होता है, रिवर्स होता है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है बच्चों, एसिड बेस रिएक्ट करता है और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, सॉल्ट को वाटर से रिएक्ट कराओगे, आपको वापस से एसिड और बेस पार्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। वैसे अगर देखो तो मैं क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करूं 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखो ये किसका कॉम्बिनेशन है बच्चों, देखो ये कैटायनिक पार्ट, एनायनिक पार्ट। कैटायनिक पार्ट कहां से आता है बच्चों, बेस से आता है, ठीक है। तो इसका बेस क्या हो जाएगा, KOH। एनायनिक पार्ट बच्चों एसिड से आता है, तो इसका एसिड क्या हो जाएगा बच्चों, HCl हो जाएगा। सो कॉम्बिनेशन क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है। तो इसका पीएच जो है बेसिकली बच्चों वो हो जाएगा आपको 7, क्योंकि इसमें ना तो कैटायनिक पार्ट का हाइड्रोलिसिस होगा ना तो एनायनिक का। कैसे, तो मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, पहले अपन डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। NaCl है बच्चों, ठीक है। NaCl देखो प्लस माइनस, कैटायनिक पार्ट एनायनिक पार्ट। कैटायनिक पार्ट क्या है बच्चों, सोडियम का हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एनायनिक पार्ट से क्या मिल जाएगा, HCl। यहाँ देखो सोडियम पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा, कार्बोनेट नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये किसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा बच्चों, कैटायनिक पार्ट सोडियम है तो बेस क्या बन जाएगा आपको, कैटायन से आपको बेस क्या मिल जाएगा बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एनायन से आपको क्या एसिड मिल जाएगा, H2CO3 मिल जाएगा, ठीक है। चलिए कॉपर सल्फेट, अच्छा तो ये है क्या, अच्छा ये तो मैं बताना ही भूल गया। ये देखो ये स्ट्रॉन्ग बेस और ये क्या हो जाएगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड। अगेन द पीएच विल बी इक्वल टू 7। अच्छा यहाँ आ जाओ, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये क्या है बच्चों, वीक एसिड है, ठीक है। अब देख लो एसिड से जितना H+ कंसंट्रेशन मिलेगा आपको, यानी बोल सकते हो एसिड से जितना H+ का इक्विवेलेंट होगा उससे कहीं ज्यादा क्या होगा बच्चों, OH- का इक्विवेलेंट होगा। क्यों, क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा, तो ये तो 100% डिसोसिएट हो जाएगा बच्चों। तो OH- कंसंट्रेशन हर हाल में क्या होगा, यहाँ से आप अगर चेक करोगे तो OH- कंसंट्रेशन हर हाल में क्या होगा बच्चों, H+ कंसंट्रेशन से ज्यादा होगा, और इस कारण से बच्चों पीएच जो है इसका 7 से ज्यादा हो जाएगा, कि सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो क्या हो जाएगा बच्चों 100% डिसोसिएट कर जाएगा, पर ये क्या होगा बच्चों, पार्शियली, ये क्या होगा, पार्शियली क्या करेगा, ये डिसोसिएट करेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा बोला क्या था, हाईएस्ट पीएच, ये 7 मिला, 7 मिला, ये क्या ग्रेटर देन 7। अब इसमें आते हैं, बच्चों तो कैटायनिक पार्ट कहां से मिलेगा, कॉपर 2 पॉजिटिव, और ये सल्फेट 2- एनायनिक पार्ट। तो बच्चों बेस क्या हो जाएगा इसका, कॉपर हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या हो जाएगा बच्चों, सल्फेट है ना, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, यही तो होगा बच्चों, ठीक है। चलिए अब अगर आप देखोगे बच्चों तो ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है बच्चों आपका, ये होता है वीक बेस होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब देखोगे तो देखो ये तो क्या होगा बच्चों, ये तो हो जाएगा 100% डिसोसिएट। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 100% डिसोसिएट, और ये क्या होगा बच्चों, पार्शियली, इसका कभी भी 100% डिसोसिएशन नहीं होगा। तो ये क्या होगा बच्चों, पार्शियली डिसोसिएट करेगा। तो अगर ये पार्शियली डिसोसिएट करेगा तो OH- कंसंट्रेशन, यानी OH- के बोल सकते हो इक्विवेलेंट्स जो होंगे वो काफी कम होंगे एज कंपेयर टू विद रिस्पेक्ट टू किसके, जो 100% डिसोसिएट करके आपको H+ आयन देगा, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, OH- कंसंट्रेशन जो होंगे वो काफी कम होगा विद रिस्पेक्ट टू उस H+ के जो 100% डिसोसिएट होकर के मिला है। तो ये क्या होगा बच्चों, यहाँ पर H+ कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होगा, और इस कंडीशन में जब H+ इक्विवेलेंट्स काफी ज्यादा हो जाएंगे OH- से, तो पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 7 से कम। सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक। चलिए तो आपसे पूछा हाईएस्ट पीएच 7, 7 ग्रेटर देन 7 लेस देन 7। हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा मतलब पीएच ग्रेटर देन 7,
ठीक है। तो ये जो सॉल्ट है आपका Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये आपका बेसिक सॉल्यूशन देगा, इसका पीएच हो जाएगा सबसे ज्यादा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना था, ठीक है। तो ये तो आपने डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर लिया। अब अगर आप बच्चों सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात करते हो तो अभी मैं फटाफट आपको 2 से 3 मिनट में उसको भी समझा देता हूँ, ठीक है, इसी को और कैसे हमको सोचना था, ठीक है। चलिए मतलब डिटेल्ड वर्जन क्या है वो भी मैं आपको फटाफट समझा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए क्या हो जाएगा अगर आप इसका करते हो बच्चों, क्या बोला है, इन वाटर मतलब हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, तो क्या मिलेगा बच्चों आपको यहाँ से KOH मिलेगा और क्या मिलेगा HCl। चलिए ये तो क्या ठहरा बच्चों, स्ट्रॉन्ग यानी सॉल्ट है, तो क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो क्या हो जाएगा 100% डिसोसिएट, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्लस H2O। यहाँ से बच्चों 100% डिसोसिएट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो क्या हो जाएगा K प्लस OH माइनस H प्लस Cl माइनस K प्लस विल गेट कैंसल्ड आउट, बचा क्या बच्चों फाइनली H2O H प्लस और OH माइनस। बच्चों जितना H प्लस के इक्विवेलेंट्स यहाँ दिख रहे हैं आपको उतने ही क्या होंगे बच्चों OH माइनस के इक्विवेलेंट दिखेंगे। जब दोनों आपस में बराबर हो जाए H प्लस कंसंट्रेशन नेट H प्लस कंसंट्रेशन इक्वल्स टू नेट OH माइनस हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन, सो बच्चों पीएच क्या हो जाएगा यहाँ से 7 हो जाएगा। बहुत सिंपल लॉजिक है ये, ठीक है। सेम इज द केस विद NaCl, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों NaCl प्लस H2O, क्या मिलेगा NaOH प्लस HCl। चलिए ये अगेन सॉल्ट है, कोई भी सॉल्ट हो बच्चों, कोई भी सॉल्ट हो हमेशा 100% डिसोसिएट करता है, कहीं से भी कॉम्बिनेशन लेकर जा रहे हो, ठीक है। NaCl तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्लस H2O, यहाँ से बच्चों अगेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है स्ट्रॉन्ग बेस, सो 100% डिसोसिएट करेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट करेगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव विल गेट कैंसल्ड आउट, बच क्या गया बच्चों आपका H2O विल गिव यू H प्लस एंड OH माइनस। जितना आपको H प्लस का कंसंट्रेशन दिख रहा है या जितना अगर इक्विवेलेंट के टर्म से बात करोगे तो जितना आपको H प्लस का इक्विवेलेंट दिख रहा है उतना ही आपको OH माइनस के इक्विवेलेंट दिख रहे हैं। अगेन ये कंडीशन अगर है तो पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 7 हो जाएगा, जितना H प्लस उतना OH माइनस, जितना H प्लस उतना OH माइनस, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों थर्ड केस Na2CO3 की तरफ। हम ऐसे हाइड्रोलिसिस की तरह के समझ लेते हैं कि किसका हाइड्रोलाइज कौन हाइड्रोलाइज कर रहा है, कैटायनिक पार्ट एनायनिक पार्ट। बच्चों ना तो यहाँ पर कैटायन पार्ट बचा है ना तो एनायन पार्ट, तो यहाँ पर नाइदर कैटायनिक नॉट एनायनिक, कोई हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है, एक हाइड्रोलिसिस का केस नहीं है, कोई हाइड्रोलिसिस का केस नहीं है, pH7। अब आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अब चलते हैं Na2CO3, तो इनको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब चलते हैं Na2CO3 की तरफ, तो फटाफट इसका रिएक्शन लिख लें। Na2CO3 व्हेन हाइड्रोलाइज, ठीक है, क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, Na2CO3 प्लस H2O क्या देगा बच्चों आपको, यहाँ से देगा बच्चों आपको NaOH और साथ में देगा H2CO3। पहले इसको कर ले बच्चों बैलेंस, इसको अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे लगाएंगे 2 और यहाँ पर लगाएंगे 2, चलिए ये हो गया बैलेंस। अब देखिए मैंने क्या बोला, सॉल्ट कोई भी हो 100% डिसोसिएट करेगा, तो 2Na पॉजिटिव विद CO3 2 नेगेटिव प्लस 2H2O, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इधर बच्चों 2Na पॉजिटिव विद 2OH नेगेटिव प्लस क्या बच्चों, इसको हम H प्लस और CO3 2 माइनस लिख सकते हैं अगर आप लिखोगे, ठीक है। चलो लिख लेते हैं, पर ध्यान देना कि ये किस में रहेगा बच्चों, ये रहेगा इक्विलिब्रियम फेज में। क्यों, इसलिए क्योंकि बच्चों ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ये तो पूरा टूट गया, तो ये तो आप सिंगल आयन से ऐसा शो कर सकते हो, पर बच्चों ये तो होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये कभी 100% टूट ही नहीं सकता है, तो आप इसको डायरेक्टली पूरा H प्लस और कार्बोनेट आयन में तोड़ के नहीं लिख सकते, ये रहेगा हमेशा इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ कैंसिल क्या होगा, Na पॉजिटिव गेट कैंसिल आउट, क्या आप कार्बोनेट को कैंसिल आउट कर दोगे बच्चों, भूल के भी यहाँ कार्बोनेट और यहाँ कार्बोनेट देख के खुशी में इसको कैंसिल मत कर देना। क्यों, क्योंकि बच्चों इधर तो क्या है, ये कार्बोनेट कैसे आया है, ये आया है 100% डिसोसिएट होकर के, पर ये जो कार्बोनेट है बच्चों ये कभी 100% डिसोसिएट ही नहीं हुआ है, ये तो क्या बच्चों इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, तो इसको पार्शियली डिसोसिएट हुआ है ना, तो क्या कंसंट्रेशन क्या कार्बोनेट आयन का सेम रहेगा, नहीं हो सकता, आप इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो। तो फाइनली क्या मिल जाएगा बच्चों आपको यहाँ पर इक्वेशन CO3 2 माइनस प्लस 2H2O इन इक्विलिब्रियम विल गिव यू क्या देगा H2CO3, क्योंकि कैंसिल आउट तो नहीं कंबाइन करके लिखते हैं, प्लस 2OH माइनस, ठीक है बच्चों। अब देखो पहली चीज यहाँ पे हाइड्रोलिसिस किसका हो रहा है, ये केस किसका है, एनायनिक हाइड्रोलिसिस, किसका केस है बच्चों, एनायनिक हाइड्रोलिसिस का केस है। सेकंड थिंग, अब बात तो हमको पीएच पे आनी थी, तो ठीक है एनायनिक हाइड्रोलिसिस को यहाँ से क्या मिला आपको, यहाँ से मिला एक आपको वीक एसिड
जिसमें पार्शियली क्या होगा, जो पार्शियली क्या करेगा बच्चों, डिसोसिएट करेगा, तो H प्लस कंसंट्रेशन क्या होगा, काफी कम मिलेगा। अच्छा यहाँ से तो क्या मिला, OH माइनस कंसंट्रेशन तो आपका 100% है। अब चेक करो जितना OH माइनस है क्या उतना H प्लस मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। यानी कि ये केस बहुत ही क्लियर हो गया है, कंबाइन करिए, केस बहुत ही क्लियर हो गया कि H प्लस यहाँ बहुत कम मिलेगा एज कम्पेयर टू किसके, OH माइनस के। मतलब बेसिक कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है, मतलब इस कंडीशन में बच्चों यानी बोल सकते हो कंबाइन जहां पे बेसिक कंसंट्रेशन ज्यादा है, या बोल सकते हो कि जब एनायन का हाइड्रोलिसिस हुआ है तो उस समय पर आपको हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन काफी ज्यादा मिल रहा है, मतलब पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ग्रेटर देन 7 हो जाएगा, 7 से ज्यादा हो जाएगा। तो ये तो आंसर है आपका। पहले भी आप मैंने आपको बता रखा, डायरेक्टली इसको चेकआउट कर सकते थे, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये कैसे होगा, तो ये इसके लिए आपको कैटायनिक हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो इतना मैंने समझा दिया, एक केस खुद सेट कर सकते हो, क्या हो जाएगा, ये केस किसका हो जाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, ठीक है, वीक बेस तो स्ट्रॉन्ग एसिड, यही होगा ना, ठीक है। तो इसको आप खुद से चेक कर सकते हो, सेम इसी प्रोसेस से कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये 100% डिसोसिएट कर जाएगा, 100% डिसोसिएट कर जाएगा, पर ये 100% डिसोसिएट नहीं करेगा, आप एक बार चेक करके देखना है इसको, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास बच्चों हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, धन्यवाद।